नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो नया टैरिफ वॉर है वो नए ढंग से क्यों दिखाई पड़ रहा है, वो फिर से शुरू होता हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा है। कई अलग अलग देश अमेरिका और चाइना को छोड़ करके नए देश नए ढंग के टैरिफ वॉर लगा रहे हैं, नए टैरिफ लगा रहे हैं और इसका क्या असर होगा भारत के ऊपर, भारत किस तरह से इनसे निकट सकता है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर। क्योंकि बाजारों को अगर आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं तो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आ रही है, एफआईआई डीआईज की तरफ से भी कोई नंबर नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। इन सब की चर्चा करेंगे, साथ में बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं अगले 2 दिन की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें टैरिफ वॉर की तो भारत के खिलाफ या यूं कहिए अलग अलग देशों की तरफ बहुत सारे नए टैरिफ लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इस सिर्फ भारत के ऊपर फोकस किया जाए तो ब्रिक राष्ट्रों के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कहा है कि वो ब्रिक राष्ट्रों के ऊपर नए टैरिफ लगाएंगे, यानी ब्रिक्स राष्ट्र जिसमें भारत भी है, ब्राजील भी है, चाइना भी है, रूस भी है, उन सभी के ऊपर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं अगर वो यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करने जाते हैं लड़ाई में अगले 50 दिनों के अंदर। आपको ये भी पता होगा कि नाटो सदस्य यूनियन ने भी, यानी नाटो और यूरोपियन यूनियन दो अलग अलग चीजें हैं, नाटो ने भी कहा है कि अगर जो भी यूक्रेन का सपोर्ट नहीं कर रहा है उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे, जिसमें भारत जैसे राष्ट्र हैं। साथ में अमेरिका ने भी कहा है कि जो लोग भी रूस से तेल खरीद रहे हैं हम उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। ये भी हमारे लिए ही कही गई बात है, क्योंकि चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो तेल खरीदार है रूस का वो भारत ही है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों बातें भारत से जुड़ती हैं, लेकिन सिर्फ भारत के ही खिलाफ बातें नहीं हो रही हैं, आपस में भी हो रहा है। अगर हम लोग एक तरफ से देखें जो पिछले कुछ दिनों के आपको नंबर यूं कहिए जो आए हैं, जो बातें हुई हैं और जिनमें ज्यादा बातें आज की हैं, जो आज कही गई हैं, तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जर्मनी, इटली, इन सारे देशों के ऊपर वो करीब 30% का टैरिफ लगा सकते हैं अगर जल्दी ही उनकी वार्ता नहीं हो जाती है। साथ में मैक्सिको ने कनाडा के साथ डील करी है ताकि वो जो यूं कहे टैरिफ जो बहुत सारे लग रहे हैं इनका असर जो है वो कम करके देख पाए या इनका असर को घटा पाए। अमेरिका ने, अभी आपको मालूम होगा, चाइना के साथ डील करी थी। जब ये डील हुई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि ये डील किस प्रकार की डील है इसके बारे में अभी समझना कठिन है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक सीज फायर है जो कि अगले 90 दिनों के लिए है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन तो कह रहा है कि उन्होंने साइन कर लिया, लेकिन चाइना की तरफ से कुछ भी बयान आधिकारिक रूप से नहीं आया था। अब यूएस ने आज कहा है कि जो सबमरीन केबल है वो इस डील से बाहर है और इसके ऊपर हम रोक लगा रहे हैं। भारत जो टेक्नोलॉजी जो है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी चाइना को, या उनके साथ हम इस पे किसी भी प्रकार का बात नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है, आपने डील करी और उसके बाद आप उससे बाहर हैं। आपको ध्यान होगा कि 14 राष्ट्रों के ऊपर अभी 7 दिन पहले अमेरिका ने, जिनके साथ उनकी डील नहीं हो पा रही थी, जिसमें जापान है, कोरिया है, उनके ऊपर टैक्स लगाया, बांग्लादेश के ऊपर टैक्स लगाया, श्रीलंका के ऊपर टैक्स लगाया 25 से लेके 35% की रेंज में, तो वो भी अभी टैक्स लगा है। साथ में ट्रंप प्रशासन ने आज 150 राष्ट्रों को नोटिस भेजा है कि जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ डील करिए, अगर डील नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। रूस वाली बात है कि रूस के ऊपर टैक्स लगाने को उन्होंने कहा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो अमेरिका को नई लिस्ट देने वाले हैं कि हम ये टैक्स आपके ऊपर लगाने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। उसकी भी मियाद 1 अगस्त ही है। तो अगर आप देखें तो डिफरेंट स्थिति दिख रही है। साथ में कनाडा ने 25% का टैक्स चाइना के ऊपर लगा दिया है, वहां से आने वाली स्टील के ऊपर, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसको बचाने की जरूरत है, इसको किसी भी तरीके से अपनी स्टील इंडस्ट्री को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो न सिर्फ भारत बल्कि कहीं अलग अलग देशों के बीच में, जैसे भारत के ऊपर यूरोप टैक्स लगाना चाहता है, यद्यपि हमने अभी जो है यूरोपियन यूनियन का ही एक सदस्य राष्ट्र है जो आपका ब्रिटेन, उसके साथ हमने अभी जीरो ट्रेड एग्रीमेंट भी किया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के भी जो टैक्स लगाना चाह रहा है अमेरिका के ऊपर, और वहीं पर आपको मालूम है यूनाइटेड किंगडम ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बन रही हैं। अमेरिका लगातार एशियन राष्ट्रों के साथ जो है ट्रेड डील कर रहा है ताकि जो चाइना का राउंड ट्रिप्ड माल है वो उनके यहाँ कम जाए। अभी इंडोनेशिया के साथ डील हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एशिया के मतलब हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं जनरली, उनके साथ अच्छी डील्स करने की कोशिश है और नहीं हो रही है तो टैक्स लग रहा है।
तो अगर आपको पता होगा कि चाइना का जो 4% टोटल जो यूं कहिए कि जो वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट करते हैं, इस ट्रेड वॉर की स्थिति में भी बढ़ा है। तो चाइना को ट्रेड वॉर का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, 4% से उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। अब भले ही अमेरिका कम खरीदा है, लेकिन उन्होंने दूसरे देशों को भेजा है और दूसरे देश अमेरिका को भेजे हैं, और इसीलिए ये सब कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। तो ट्रेड वॉर कहीं अधिक ढंग से मुखर होता दिख रहा है। जहां ये दो ध्रुवों के बीच में पहले बटा हुआ दिखता था, चाइना और अमेरिका के बीच में, अब इसके कई अलग अलग ध्रुव बनते जा रहे हैं, जिसमें अब यूरोप में भी एक नया ध्रुव पैदा हुआ है। नाटो राष्ट्र या यूरोपियन यूनियन वो अलग अलग देशों के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। हाँ, अब अगर हमारे ऊपर टैक्स लगेगा तो हम भी कहीं ना कहीं टैक्स लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अब इस जो पूरा का पूरा वॉर है उसकी संरचना बदलती दिख रही है, और इसीलिए मार्केट बहुत फ्लैटिश होते चले गए हैं। बाजारों में कोई भी आप यूं कहिए मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ रही है विगत कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि बाजार ये समझ पाने में असमर्थ है इस समय कि किस प्रकार के ट्रेड डील्स निकल के आएंगी, किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। कुछ एक स्टॉक्स में आपने मूवमेंट एकदम देख रहे हैं, जहां पर कुछ अच्छी खबरें हैं, जहां पर कुछ अच्छी चीजें हैं। जैसे अभी मैंने कहा जापान वाली बात, तो जापान के साथ ट्रेड डील जब नहीं हो पा रही है अमेरिका की, तो वहां मैंने आपसे कहा था, बताया था आपको उस वीडियो में, जो कि करीब 8-10 दिन पहले, और एक मानसून का वीडियो मैंने किया था जो करीब महीना भर पहले का होगा, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि जापान के साथ अमेरिकन निगोशिएशन फेल हो रहा है एग्रीकल्चर को लेकर। अगर एग्रीकल्चर को लेकर फेल होगा तो जो जापान में क्राइसिस है इस समय चावल की, उसको पूरा करने के लिए अमेरिका नहीं है, तो फिर वो भारत जैसे देश जहां सस्ता चावल है, जापान उनसे वो खरीद सकता है। और उसके बाद से लेकर अभी तक एलटी फूड जैसी कंपनियों में नए हाईज लगे हैं और स्टॉक काफी ऊपर आए हैं, 30-35% तक का रिटर्न बना है। साथ में और जो कुछ खबरें जहां पर जुड़ती हैं, जैसे एरिस लाइफ में वापस से वो लाइफ साइंस कंपनियां हैं, तो वहां पे ब्रेकआउट्स रहे हैं। कुछ एक कंपनियां जैसे अभी जो मंडे को मैंने वीडियो किया था, बताया था आपको कि जो मार्केट रिलेटेड कंपनियां, आनंद राठी टाइप की कंपनियों ने ब्रेकआउट किया है, वो कंपनी आज भी नए हाई पे है। तो कुछ एक स्ट्रक्चर जहां पे चार्टिकली मूवमेंट आए हैं, जहां पर न्यूज वाइज मूवमेंट आए हैं, वहां तो मूवमेंट दिख रही है, लेकिन बाकी जगहों पे कोई खासा मूवमेंट नहीं दिख रही है। यद्यपि आप रोज बाजारों में देख रहे हैं कुछ स्टॉक 10% ऊपर है, कोई 10% नीचे है। वो इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स इस समय आ रहे हैं और रिजल्ट इंपैक्ट जरूर बाजारों को देखने को मिल रहा है, रिजल्ट के ऊपर बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त बाजारों में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। एफआईआई डीआईज के नंबर बिल्कुल साफ हैं, कोई खासा उस पर नंबर नहीं दिख रहा है। अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आप लेवल की बात करिए, निफ्टी के लेवल की बात करिए, जो मंडे को बात हुई, जो शुक्रवार को बात हुई, उससे कुछ इतर बदला ही नहीं। नीचे बाजार 24,900 के नीचे नहीं जा रही है, ऊपर 25,250-300 के ऊपर नहीं जा रही, और अगले 1-2 दिन के लिए भी यही लेवल रहेंगे कि 25,250 के ऊपर आप नहीं जाते दिखेंगे, 25,300 के ऊपर जाते नहीं दिखेंगे, और नीचे के साइड में 24,900 की रेंज आपके लिए सपोर्ट बनी रहेगी। जिस भी साइड आप जाएंगे उस साइड में, नीचे की साइड में जाएंगे तो बाइंग आ जाएगी, ऊपर के साइड में तो सेलिंग आ जाएगी, और कुछ हो नहीं रहा। और जो हो भी रहा है वो इंपल्सिव हो रहा है। अगर आप बाजारों को इंडेक्स लेवल पर देख रहे हैं तो दिन भर बाजारों में 2 ही 4 मूवमेंट हो रहा है। एक मूवमेंट आएगा जिसमें एकाएक 100 पॉइंट, 125 पॉइंट बाजार ऊपर चली जाएगी, निफ्टी 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी, और उसके बाद फिर वो पूरा समय वहां फ्लैट रहेगी। अगले 3-4 घंटे वहां फ्लैट रहेगी, 10-20-25 पॉइंट के रेंज में काम होगा, और फिर एकाएक करके 5 से 10 मिनट के अंदर मार्केट नीचे आ जाएगी, और उसके बाद फिर पूरा फ्लैट हो जाएगी। तो इंपल्सिव मूव आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इंपल्सिव मूव आने का मतलब यह है कि मार्केट जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, अक्रॉस एवरेज वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, वो काफी नीचे जा चुका है। कुछ एक समय, मान लीजिए कोई एक बड़ा प्लेयर आया, उसने 1000-2000 करोड़ का ऑर्डर लगाया, माल डाला, बाइंग करा, तो उसमें एक इंपल्स क्रिएट हुआ और मार्केट 100-125 पॉइंट ऊपर चली गई। इसके बाद फिर कोई दूसरा बड़ा प्लेयर आया, उसने कोई 500 करोड़ का माल डाला और नीचे आ गया, मार्केट वहां पे डाउन हो गया। लेकिन लगातार बड़े बड़े नंबर्स नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए मार्केट जो है एक तरफा ना तो मूव दे रही, यानी ट्रेंड नहीं है मार्केट में, और दूसरा मार्केट पे वॉल्यूम्स की कमी है। जब वॉल्यूम कम रहेगा तो स्टॉक में भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगा, स्टॉक में भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि जब वॉल्यूम कम हो गया, तो अगर आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, तो कोई स्टॉक अगर 8-10-15% बढ़ जा रहा है तो फिर वो वहां से घट जा रहा है। अगर कोई स्टॉक 2-3% भी बढ़ जा रहा है, लेकिन कोई खास बड़ी अच्छी खबर नहीं थी या रिजल्ट नहीं था, तो वो 2-3% बढ़ के फिर घट जा रहा है। अगर कोई स्टॉक 2-3% घट गया है तो फिर वहां से थोड़ी सी बाइंग आ जा रही है। मतलब ये है कि अगर एवरेज मूवमेंट आप देख रहे हैं एक स्टॉक के हफ्ते दर हफ्ते, 2 महीने 1.5 महीने के, तो वो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, वो एक 1.25% की रेंज में बना हुआ है। लेकिन कुछ एक जहां पर मूवमेंट आ भी रही है, वहां पर फॉलो अप नहीं आ रहा है। मतलब
अगर आप कुछ एक कंपनियों को छोड़ दीजिए जिनकी मैंने चर्चा करी, जो चार्टिकली ब्रेकआउट कर रहे हैं या जहां पर बढ़िया खबरें हैं, उनकी अगर आप छोड़ दीजिए, तो फिर हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि स्टॉक थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर वहां मंदी आ जा रही है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर बाइंग आ जा रही है, अल्टीमेटली वो कहीं नहीं जा रहा है। तो मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम गायब है, वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रहा। और यही सेम चीज देखने को मिल रही है, चाहे आप FII DIs का नंबर देखिए, लगातार वो नंबर्स में कुछ हासिल नहीं हो रहा है। कहीं पर भी उस नंबर से ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में कोई एक तरफ का कोई बड़ा मूवमेंट होने की स्थिति दिख रही है। इवन आज का भी अगर आप नंबर देखिए, इधर कि मैं आज के नंबर को फिर भी अच्छा मानूंगा, क्योंकि आज FIIs ने नेट 3600 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है, 3600 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है, और वहीं पर DIIs ने करीब 2820 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। तो ये नंबर फिर भी ठीक है। आज करीब करीब अगर आप FII DI का नंबर जोड़ लीजिए, तो मतलब मोटा मोटी जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका नेट माइनस 1000 करोड़ तो है। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की स्थिति आप देखिए, करीब 15-20 दिनों का नंबर अगर आप देखिए FII DIs का, तो वहां वो भी नहीं दिख रहा है। मतलब एवरेज 1000 करोड़ का भी जो है नेट ट्रेड्स नहीं जनरेट हो पा रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। और अगर ये स्थिति रहेगी तो यही कहानी रहेगी। इवन अगर मैं आपके सामने कुछ बात बोलूं, यानी जुलाई की शुरुआत से बोले हम, अगर 26-27 जून चूंकि एक्सपायर हो गया मार्केट वहां पर, उसके बाद से अगर देखिए तो 13,000 करोड़, फिर माइनस 800 करोड़, फिर 1900 करोड़, 1500 करोड़, 1100 करोड़, 700 करोड़, मतलब प्लस माइनस बीच में 26 करोड़, 27 करोड़, 77 करोड़, ये ऐसे नंबर रहे हैं कि FIIs की सेलिंग के, कुछ एक बाइंग के। और वहीं पर DIIs ने भी उनको सिर्फ काउंटर किया है लगभग उसी 1200 करोड़ के नंबर के आसपास से। तो कोई खासा वॉल्यूम नहीं आ रहा है। नेट डिफरेंस बड़ा होना चाहिए। नेट डिफरेंस अगर बड़ा होगा, यानी 5000 करोड़ का FIIs ने अगर बेचा और 10,000 करोड़ का DIIs खरीद लिया, तो 5,000 करोड़ का नेट इनकमिंग हुआ। अगर वहीं पर माइनस साइड में अगर 2,000-3,000 करोड़ का नेट डिफरेंस आएगा 4,000 करोड़ का, तो मार्केट एक तरफ मूव देती है। नहीं तो मार्केट ऐसे ही साइडवेज हो जाती है, जो कि आपको दिख रहा है कि मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो चुकी है। और ऐसे साइडवेज मार्केट में सिवाय स्ट्रक्चर जिनके अच्छे हैं, जहां खबरें आ रही हैं, जहां न्यूज आ रहा है, उनको अगर आप जोड़ के चल रहे हैं तो कुछ पैसे बन जा रहे हैं, जिनके जैसे मैंने एग्जांपल दिए। अन्यथा उस तरह के पैसे नहीं बन पाते हैं। उस तरह के पैसे आपको यहां पर बनाने में दिक्कत हो रही है। एडवांस डिक्लाइन की बात करें, तकरीबन 1350 स्टॉक्स में गिरावट हुई है, करीब करीब 1127 स्टॉक में तेजी हुई है। बैंक निफ्टी की लेवल की अगर मैं चर्चा करूं तो 56,828 के आसपास क्लोजिंग हुई है। 500 पॉइंट की आप रेंज पकड़ लीजिए, ऊपर 57,300, नीचे की साइड में 56,500। इसी रेंज में अगले 2 दिन में वापस से बैंक निफ्टी रह सकता है, क्योंकि ग्लोबल खबरें भी कुछ खास अच्छी हैं नहीं। अमेरिका में थोड़े बहुत जो डेटा आए हैं आज, जैसे जिसमें जॉबलेस क्लेम का डेटा है, रिटेल सेल्स का डेटा है, थोड़े हल्के फुल्के नंबर हैं, लेकिन वो नंबर ठीक आए हैं। मतलब इंपॉर्टेंस के स्तर पे देखा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है, पर ठीक आए हैं। तो ग्लोबल खबरें बहुत बुरी नहीं रही हैं अगले 2 दिनों के लिए, 1 दिनों के लिए। लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट तभी आएगा जब कुछ अच्छे कहीं से ट्रिगर क्रिएट होंगे, और वो ट्रिगर अभी तक क्रिएट नहीं हो रहे हैं। रियल्टी में थोड़ी तेजी रही है, जाहिर सी बात है, जो DLF ने हाउस लॉन्च किए हैं उसके नाते रियल्टी में थोड़ी तेजी रही है। RBI ने भी कहा है कि रेट कट वो अगला भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है इन्वायरमेंट को बेहतर करना चाहिए। और अगर मतलब मैंने इन्वायरमेंट का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट की बात करेंगे, तो उसको अगर वो बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा रेट कट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कोई जल्दी नहीं है, बट वो सोच सकते हैं, तो वहां से भी कोई बुरा नहीं आ रहा है। मगर मार्केट में वो पार्टिसिपेशन दिख नहीं रहा है जिसका मार्केट को जरूरत होती है, और ऐसे में ट्रेड करना थोड़ा टफ तो जरूर रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप न्यूज को, खबरों को जोड़ करके, स्ट्रक्चर को जोड़ करके काम करेंगे, चार्टिकली काम करेंगे, तो फिर भी आपके पास मौके हैं। एज ए निवेशक भी और एज ए स्विंग ट्रेडर भी आपके पास यहाँ पर मौके जरूर हैं। IT स्टॉक में थोड़ी गिरावट रही है, रियल्टी में थोड़ी तेजी रही है। ओवरऑल मार्केट इस तरह की दिखाई पड़ती है, और कल के लिए लेवल की जो मैंने चर्चा करी, ओवरऑल मार्केट उसी दायरों में कारोबार करती हुई दिखाई पड़ सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।